प्यारे बच्चों, क्लास 12th टर्म 1 का परीक्षा नवंबर माह में होना है। प्रश्न पैटर्न कैसा रहेगा उसकी जानकारी मैंने पूर्व के वीडियो में दे दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख के क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का रहेगा वो आप समझ सकते हैं। आप लोगों को अर्थशास्त्र में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर है लागत की अवधारणा, जिसमें है कुल लागत। कुल लागत क्या है? तो कुल लागत से अभिप्राय उस कुल व्यय से है जो उत्पादक द्वारा उत्पादन के स्थिर तथा परिवर्ती कारकों को प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है। मतलब कुल लागत जो है क्या है? तो स्थिर और परिवर्ती कारक। स्थिर मतलब हो गया जो उत्पादन के वृद्धि या कमी करने से जो लागतें स्थिर रहती है वो स्थिर लागत कहलाएगा। और परिवर्ती लागत है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ जो लागतें बढ़ती है और उत्पादन में कमी के साथ जो लागतें घटती है उसको हम लोग परिवर्ती लागत या कारक कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक चाय का दुकान है, वहाँ पर हम चाय का अगर दुकान खोल रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए हमको ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए? गिलास चाहिए, सस्पेन चाहिए, केतली चाहिए और उसके बाद दूध, चीनी, चायपत्ती चाहिए। तो जो गिलास है, सस्पेन है, केतली है, ये सब जो पैसा उसमें मेरा खर्च हुआ है वो मेरा स्थिर लागत कहलाएगा। और दूध, चीनी, चायपत्ती जो है वो मेरा परिवर्ती लागत कहलाएगा। तो कुल लागत क्या होगा? तो कुल लागत है कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो कुल लागत बन जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा TC बराबर TFC प्लस TVC। TFC हो गया कुल स्थिर लागत मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और TVC हो गया कुल परिवर्तनशील लागत मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब है कुल लागत को अल्पकाल के संदर्भ में बंधे तथा परिवर्ती घटकों में बांटा जा सकता है। दीर्घकाल परिभाषा से ही समय की वह अवधि है जिसमें सभी लागतें परिवर्ती लागतें होती है। अब है आपका औसत लागत। तो औसत लागत से अभिप्राय है प्रति इकाई लागत। तो औसत लागत का आपका फॉर्मूला बनेगा औसत लागत बराबर कुल लागत बट्टा उत्पादित इकाइयाँ। मतलब उत्पादित इकाइयाँ से कुल लागत को हम भागा देंगे तो मेरा औसत लागत प्राप्त हो जाएगा, या हम लोग इसको प्रति इकाई लागत भी कह सकते हैं। सीमांत लागत। सीमांत लागत एक इकाई का अधिक उत्पादन करने की अतिरिक्त लागत है। इसका फॉर्मूला है MC बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। चूँकि अतिरिक्त लागत परिभाषा से ही परिवर्तित होती है, बंधी लागत परिभाषा के अनुसार उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। इसका अनुमान निम्न प्रकार से भी लगाया जा सकता है। MC बराबर TVCN माइनस TVCN माइनस 1। मतलब सीमांत लागत को हम लोग साधारण शब्दों में अगर जानना चाहें तो एक इकाई का उत्पादन करने से जो मेरा कुल लागत में अतिरिक्त वृद्धि हो रही है उसी को हम लोग सीमांत लागत कहेंगे। अब है औसत लागत। औसत लागत मतलब AC एवरेज कॉस्ट परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुरूप U आकार की होती है। मतलब औसत लागत जो है वो क्या होती है? तो U आकार की होती है। कुल लागत मतलब TC तथा सीमांत लागत MC में संबंध। तो MC एक अतिरिक्त लागत है, मतलब सीमांत लागत एक अतिरिक्त लागत है जब उत्पादन की एक इकाई की वृद्धि होती है या उस दर को बताती है जिस पर TC बढ़ती है। इसलिए TC तथा MC में निम्नलिखित संबंध स्थापित होता है। जब MC बढ़ती है तो TC बढ़ती दर पर बढ़ती है। जब MC स्थिर होती है तो TC समान रहती है, और जब MC घटती है तो TC घटती दर पर बढ़ती है। औसत लागत तथा सीमांत लागत में संबंध। यदि औसत लागत AC गिर रही है तब औसत लागत है सो सीमांत लागत से अधिक होगी। यदि औसत लागत समान है तब औसत लागत और सीमांत लागत बराबर होगी, और यदि औसत लागत बढ़ रही है तब औसत लागत सीमांत लागत से कम होगी। मतलब इसको हम लोग इस तरह देख सकते हैं। ये है आपका औसत लागत
और ये है आपका सीमांत लागत। तो जब औसत लागत गिर रही है तो सीमांत लागत भी गिरती है, लेकिन औसत लागत क्या है, सीमांत लागत से अधिक है, इसलिए ये अधिक है। और जब यहाँ पर जब कट रहा है वहाँ पर औसत लागत और सीमांत लागत क्या होगी, बराबर होगी। और जब औसत लागत बढ़ने लगता है तो सीमांत लागत तेज़ी से बढ़ता है और वहाँ औसत लागत क्या होता है, कम हो जाता है, जबकि औसत लागत सीमांत लागत अधिक हो जाता है, इसलिए AC लेस देन MC हो जाता है। कुल संप्राप्ति, तो संप्राप्ति मतलब जो हमको आय प्राप्त होता है, से अभिप्राय किसी उत्पादक को अपने उत्पादन की बिक्री से प्राप्त मुद्रा से है। मतलब कुल आय क्या है, तो मूल गुने मात्रा, मूल को मात्रा से गुना कर देने से हमको कुल आय प्राप्त होती है। फॉर्मूला है TR बराबर AR गुने Q, मतलब AR को मात्रा से, AR या मूल्य भी बोल सकते हैं, मूल्य को मात्रा से गुना करेंगे तो कुल संप्राप्ति प्राप्त होगी। और कुल संप्राप्ति क्या है, तो उत्पादन की बिक्री से प्राप्त मुद्रा से है। औसत संप्राप्ति, तो औसत संप्राप्ति से अभिप्राय है उत्पादक को प्रति इकाई उत्पादन बेचकर प्राप्त होने वाली मौद्रिक प्राप्ति। तो इसको हम लोग औसत आय भी बोल सकते हैं। औसत आय मतलब एवरेज रेवेन्यू बराबर TR बट्टा Q, मतलब कुल आय को उत्पादित इकाई से हम भागा दे देंगे तो औसत आय प्राप्त हो जाएगा। सीमांत आय या सीमांत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति से अभिप्राय है किसी वस्तु की एक अधिक इकाई बेचने से कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन। मतलब 10 कलम हम बेचे तो 15 रुपया कमाए, 11 कलम बेचे तो हम 20 रुपया कमाए, तो अतिरिक्त जो हम कमाएंगे मतलब कितना, जो अतिरिक्त कमा रहे हैं, 10 कलम बेचने से हम 15 रुपया है और 11 कलम बेचने से 20 रुपया, तो अतिरिक्त आय मेरा कितना हुआ, तो 5, तो वो 5 मेरा सीमांत कहलाएगा। तो सीमांत का फॉर्मूला है MR बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1, मतलब ये है अतिरिक्त इकाई निकालने का फॉर्मूला। और यदि अगर आपका संख्या में कुल आय नहीं दिया रहेगा, कुल आय अगर इस तरह दिया रहा AX² प्लस B और सीमांत आय निकालना है, तब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, मेरा डेल्टा TR बटा डेल्टा Q वाला फॉर्मूला। कुल संप्राप्ति तथा सीमांत संप्राप्ति के बीच संबंध, तो MR अतिरिक्त संप्राप्ति है, संप्राप्ति को हम लोग आय भी बोल सकते हैं। MR अतिरिक्त संप्राप्ति है जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त होता है। उत्पादन की सभी इकाइयों के MR के जोड़ से TR प्राप्त हो जाता है। अतएव TR बराबर क्या है, तो सिग्मा MR है, मतलब सीमांत आय को अगर हम लोग जोड़ते जाएंगे तो कुल आय हमको प्राप्त होगा। यह संबंध आगे बताता है कि MR वह दर है जिस पर TR में वृद्धि होती है, इसलिए यदि MR बढ़ रहा है तब TR में बढ़ती दर पर वृद्धि होती है, और यदि MR घट रहा है तब तक TR में घटती दर से वृद्धि होती है, और यदि MR स्थिर समान है तब TR में समान दर से वृद्धि होती है। अब है औसत संप्राप्ति तथा सीमांत संप्राप्ति के बीच संबंध। तो यदि AR मतलब औसत आय समान या स्थिर है तब AR बराबर MR होगा। यदि AR घट रहा है तब AR ग्रेटर देन MR होगा, मतलब औसत आय सीमांत आय से अधिक होगा। और यदि MR ऋणात्मक हो सकता है परंतु AR नहीं, मतलब MR जो है वो ऋणात्मक हो सकता है परंतु AR नहीं। औसत आय या संप्राप्ति वस्तु की प्रति इकाई कीमत को व्यक्त करती है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। औसत संप्राप्ति वक्र फर्म की मांग वक्र है। तो ये है कि औसत आय वक्र फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करता है, क्योंकि औसत आय को Y अक्ष और उत्पादन बिक्री को X अक्ष पर दिखाया जाता है। हम जानते हैं कि AR बराबर कीमत होता है, मतलब जो AR का मान है वही मूल्य भी रहेगा। अतः AR वक्र वस्तु की कीमत Y अक्ष पर और वस्तु की बिक्री या मांग X अक्ष पर के बीच संबंध को प्रकट करती है। मतलब इस तरह आप लोग दिखा सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में AR वक्र क्षितिज रेखा होती है, जो अभी ग्राफ बताए हैं ये है पूर्ण प्रतियोगिता। यही मेरा AR का रेखा है, यही मेरा मूल्य का रेखा होता है जो X अक्ष के समानांतर है, मतलब क्षितिज रेखा है। यह इसलिए क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है
जिसका अर्थ है कि फर्म के उत्पादन के समस्त स्तरों के लिए AR समान होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में दी हुई कीमत पर फर्म वस्तु की जितनी भी मात्रा चाहे बेच सकती है। एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था में AR वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है। एकाधिकार मतलब मोनोपोली और एकाधिकारी प्रतियोगिता हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो औसत आय होता है उसका ढाल नीचे की ओर होता है, मतलब इस तरह, ये आपका AR हो जाएगा। यह इसलिए क्योंकि एकाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु की अधिक मात्रा केवल कीमत को कम करके ही बेची जा सकती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वस्तु की कीमत तथा फर्म के उत्पादन के लिए मांग के बीच विपरीत संबंध है, इसलिए फर्म के मांग वर्ग का ढलान नीचे की ओर होता है। अब ऋणात्मक MR मतलब ऋणात्मक सीमांत आय, यह तब होता है जब वस्तु की कीमत इतनी गिर जाती है कि कुल आय गिरता जाता है जबकि मांग पहले से अधिक रहती है। तो ये लागत चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगला चैप्टर है उत्पादक का संतुलन। तो इसमें है फर्म के संतुलन की 2 आवश्यक शर्त है। क्या है? पहला है सीमांत संप्राप्ति बराबर सीमांत लागत, मतलब पहला शर्त है MR बराबर MC, इसको हम लोग कहते हैं आवश्यक शर्त। और दूसरा शर्त है सीमांत लागत वक्र बढ़ रही है, मतलब दूसरा शर्त है कि MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, ये दूसरी शर्त है जिसको हम लोग पर्याप्त शर्त कहते हैं। दोनों शर्त जब एक साथ पूरा होता है वहीं पर उत्पादक संतुलन होता है। लाभ का अधिकतम होना, तो लाभ अधिकतम तब होता है जब MR बराबर MC, न कि जब MR ग्रेटर देन MC अथवा जब MR लेस देन MC। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत मतलब जिसको हम लोग AR भी बोल सकते हैं MR के बराबर होता है। तद अनुसार लाभ अधिकतम तब होगा जब कीमत बराबर MC, न कि कीमत लेस देन MC अथवा जब कीमत ग्रेटर देन MC हो। फर्म का संतुलन तथा समय अवधि, यह सदैव उचित है कि फर्म के संतुलन का अध्ययन समय अवधि के संदर्भ में किया जाए। मोटे तौर पर हम अल्पकाल तथा दीर्घकाल का अध्ययन करते हैं। अल्पकाल में एक फर्म को हानि की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, अतः यह संतुलन को तब प्राप्त करती है जब हानि न्यूनतम होती है। ऐसी स्थिति इस कारण उत्पन्न होती है क्योंकि अल्पकाल में कुछ लागतें बंधी लागतें होती हैं जिन पर उत्पादक का नियंत्रण नहीं होता, किंतु कुछ अन्य लागतें परिवर्तनशील होती है जिन पर उत्पादक का नियंत्रण होता है। हानि की स्थिति में उत्पादक तभी संतुष्ट होगा जब प्रचलित कीमत द्वारा कम से कम उसकी परिवर्तनशील लागतें पूरी हो जाए। अब है आपका दीर्घकाल, तो सभी लागतें परिवर्तनशील लागतें बन जाती है, इसलिए ये सभी लागतें उत्पादक के नियंत्रण में होती हैं, इसलिए समान लाभ सहित उसे सभी लागतें प्रचलित कीमत द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। प्रतियोगी स्थितियों में दीर्घकाल में अंदर व बाहर जाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इसके अनुसार दीर्घकाल में फर्म जब संतुलन अवस्था में होता है जब उसे केवल समान लाभ प्राप्त होता है, बेशक संतुलन की शर्त ऊपर वाली है, अर्थात MC बराबर MR और MC बढ़ रही है। लाभ या अलाभ बिंदु फर्म के लिए तब आता है जब फर्म उत्पादन की सभी लागतें निकालने में सक्षम होती है। इसके अनुसार लाभ अलाभ वह स्थिति है जिसमें TR बराबर TC हो जाए अथवा TR बट्टा Q बराबर TC बट्टा Q हो या फिर AR बराबर AC हो। लाभ अलाभ मतलब इसको हम लोग सामान्य लाभ भी कह सकते हैं, जहाँ ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। उत्पादन बंद करने वाला बिंदु तब आता है जब फर्म केवल प्रवर्ती लागत ही निकाल पाती है और केवल उत्पादन की बंधी लागतों की हानि उठाती है। बंधी लागत में स्थिर लागत। इसके अनुसार उत्पादन बंद करने वाला बिंदु तब आता है जब TR बराबर TVC अथवा TR बट्टा Q बराबर TVC बट्टा Q या फिर AR बराबर ABC हो जाए। पूर्ति, तो वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। मतलब जो भी सामान को हम लोग बाज़ार में बेचते हैं एक निश्चित कीमत पर, वो पूर्ति ही कहलाती है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक तो वो है कीमत, अन्य दूसरी वस्तुओं की कीमत, फर्मों की संख्या,
फर्मों के उद्देश्य, उत्पादन के कारकों की कीमत, तकनीक में परिवर्तन, भविष्य में संभावित कीमत और संबंधित वस्तु की कीमत। इन सब कारण से पूर्ति अधिक या कम हो सकती है। पूर्ति का नियम, तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। पूर्ति के निर्धारक मतलब संबंध वस्तु की कीमत के अतिरिक्त स्थिर रहते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वह अनुसूची है जो अन्य बातें समान रहने पर एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की कीमत तथा बेची जाने वाली मात्रा के संबंध को प्रकट करती है। मतलब एक दिए हुए कीमत पर एक व्यक्ति जो पूर्ति करता है वो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहलाता है। बाजार पूर्ति अनुसूची क्या है, तो विभिन्न व्यक्तिगत पूर्ति को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो बाजार पूर्ति कहलाता है। पूर्ति वक्र, तो पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची को ग्राफिक रूप में प्रकट करता है। बाजार पूर्ति वक्र यह व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का एक समस्त स्तरीय जोड़ है। मतलब व्यक्तिगत पूर्ति को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो बाजार पूर्ति प्राप्त होगा। पूर्ति वक्र पर संचलन, इससे अभिप्राय वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप वस्तु को मात्रा में वृद्धि या कमी से है। पूर्ति का विस्तार, इससे अभिप्राय किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में वृद्धि से है। पूर्ति का संकुचन, इससे अभिप्राय किसी वस्तु की कीमत कम होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाली कमी से है। पूर्ति में विस्तार मतलब कीमत में वृद्धि या कमी होने से जो पूर्ति बढ़ या घट रहा है, अगर बढ़ रहा है जैसे कीमत बढ़ गया तो पूर्ति भी बढ़ रहा है तो उसको हम लोग पूर्ति में विस्तार कहेंगे। कीमत घट गया पूर्ति भी घट रहा है तो उसको हम लोग पूर्ति में संकुचन कहेंगे। और कीमत के अतिरिक्त कोई अन्य कारण से अगर पूर्ति बढ़ रहा है तो उसको हम लोग पूर्ति में विस्तार कहेंगे। और यदि कीमत के अतिरिक्त कोई दूसरा कारण से अगर पूर्ति घट रहा है तो उसको हम लोग पूर्ति में कमी कहेंगे। पूर्ति की लोच, तो पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उसके फलस्वरूप पूर्ति में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। ये फॉर्मूला है, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी गुने पी बट्टा क्यू। यहाँ डेल्टा क्यू जो है वो है मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा पी जो है वो मूल्य में परिवर्तन, पी है सो आरंभिक मूल्य है और क्यू है सो आरंभिक मात्रा है। पूर्णतया लोचदार पूर्ति, तो जब कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में अनंत परिवर्तन हो जाता है तब वस्तु की पूर्ति पूर्णतया लोचदार कही जाती है। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, तो जब कीमत में काफ़ी परिवर्तन आने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन ना आए तो पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार कहलाती है। इकाई लोचदार पूर्ति, जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है तो उस वस्तु की पूर्ति को इकाई लोच कहते हैं। फिर है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, तो जब किसी वस्तु की पूर्ति में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो इस दशा में पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है। फिर है इकाई से कम लोचदार पूर्ति, तो जब किसी वस्तु की पूर्ति में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो इसे पूर्ति की इकाई में कम लोच कहते हैं। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, तो पहला है उत्पादन के साधनों की प्रकृति, दूसरा प्राकृतिक बाधाएं, तीसरा जोखिम उठाना, वस्तु की प्रकृति, उत्पादन की लागत, समय तत्व और उत्पादन की तकनीक। मतलब कब पूर्ति अधिक होता है कब पूर्ति कम होगा, तो ये सब कारण है। अगला चैप्टर है बाजार के स्वरूप, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।